नमस्कार, डिजाइन न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। वैसे तो हार्ट सर्जरी बहुत आम बात है, बाईपास सर्जरी बहुत आम बात है, लेकिन धड़कते हुए हृदय के बीच में सर्जरी करना निश्चित रूप से बहुत कठिन और जटिल काम है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं, डॉक्टर हरिंदर सिंह बेदी, वे इस बात के लिए जाने जाते हैं कि भारत में सबसे पहली बार उन्होंने धड़कते हुए दिल पर सर्जरी की थी। डॉक्टर बेदी इंदौर में पढ़े लिखे हैं। इंदौर से ही उन्होंने MBBS किया है, MS किया है गोल्ड मेडल के साथ। बहुत ही जीनियस विद्यार्थी रहे अपने विद्यार्थी जीवन में। उसके बाद वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया चले गए और बाद में उन्होंने कोलंबस यानी अमेरिका में भी काम किया। फिलहाल मोहाली के IVY हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर हैं। 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल पेपर आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपके 2 चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किताबों में, पाठ्यपुस्तकों में मेडिकल के छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। 20,000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी डॉक्टर बेदी ने की है। और डॉक्टर बेदी को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वो सर्जरी के फील्ड में, खासकर हार्ट सर्जरी के फील्ड में नवाचार यानी इनोवेशन करते रहते हैं। उन्होंने बहुत सारी नई तकनीक सबसे पहले दुनिया को दी है और अपने पेपर्स उनके जो प्रकाशित होते हैं तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ता है कि इस तरीके से भी ये काम किया जा सकता है। इस बात के लिए उनको अनेक सम्मान मिल चुके हैं, अनेक प्रमाण पत्र मिल चुके हैं और अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। पंजाब के वे गौरव माने जाते हैं, पंजाब के प्राइड ऑफ पंजाब उनको कहा जाता है। वो पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में एकमात्र एशियाई होने का ये गौरव प्राप्त हुआ है कि वे अपने पेपर पढ़ सकें। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम है। अनेक उपलब्धियां, ख्यातियां, प्रसिद्धियां उनके खाते में मौजूद हैं। लेकिन हमें इस बात का हमेशा गर्व और फख्र है कि वे हमारे इंदौर में पढ़े लिखे हैं, हमारे इंदौर के हैं और इंदौर के MY अस्पताल से निकले हुए हैं। डॉक्टर बेदी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और बहुत ही निग्गा मतलब वार्म बोलते हैं हम पंजाबी में, सत श्री अकाल। थैंक यू फॉर सत श्री अकाल आपको भी। इंदौर को कितना मिस करते हैं आप जब चंडीगढ़ में होते हैं, मोहाली में होते हैं? इंदौर के साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे बहुत सारी बातें आपकी इंदौर को कर रहा था। देखो, इंदौर का खासियत ये है कि जो इंदौर में रह चुका हो, मैं तो 10 साल रह चुका हूँ, वो इंदौर छोड़ सकता है, कहीं जा सकता है अपने काम के कारण, लेकिन इंदौर की जो क्वालिटीज हैं वो उसमें रहेंगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ मोहाली एक ही है, और हम कहने को जो भी वहाँ चंडीगढ़ के मेन आदमी है कहते हैं चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है, पर मैं कॉलर ऐसे करके बोलता हूँ नहीं, इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। और आज हमने आज 5वीं बार हमको फिर से खिताब मिला है। तो इंदौर का पोहा जलेबी मिस करते हैं आप? घर पे खाते हैं इंदौर का पोहा जलेबी? मिस करते हैं? एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार डेफिनेटली। मतलब आपकी इंदौरियत बाकी है? हाँ, बिल्कुल बाकी है। डॉक्टर बेदी, आपको इस तकनीक के लिए जाना जाता है। खास तौर पर पहले ऐसा होता था कि वो व्यक्ति का हार्ट बंद करके उसको एक मशीन पर डाल दिया जाता था और उसका हार्ट ऑपरेशन किया जाता था। आपने पहली बार धड़कते हुए दिल पर ऑपरेशन किया, धड़कते हुए दिल का। और ये मैं जानना चाहूँगा कि पुरानी तकनीक से ये किस तरह से भिन्न है, और ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इससे ऑपरेशन की कास्ट पर कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में देता हूँ कि पहले जब हम ऑपरेशन करते थे तो हम 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर की नाड़ी को बाईपास करना होता है, इसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। तो उसके लिए एट दैट टाइम 25 साल पहले हमें हार्ट को रोकना पड़ता था। और ऑब्वियसली अगर हार्ट को रोकेंगे, लंग्स को और हार्ट को दोनों को, तो कोई मशीन को वो काम करना पड़ेगा जो नॉर्मली हार्ट और लंग करते हैं, उसको हार्ट लंग मशीन कहते हैं। उसका नुकसान ये था कि उससे जैसे मेरे में 5 लीटर खून है, आप में 5-6 लीटर हम नॉर्मल आदमी में होता है, वो सारा खून मशीन में जाता है, मशीन में ऑक्सीजनेट होता है और फिर पंप होके वापस आता है। सो ये कृत्रिम आर्टिफिशियल है सारा। सो इससे हमारे ब्लड को डैमेज होता है, वो खून देना पड़ता है पेशेंट को। हमारी ब्रेन को डैमेज हो सकता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट बिल्कुल ऑप्टिमम नहीं होगा, हमारी किडनी को खराबी आ सकती है। सो प्लस इसका कॉस्ट, जो हार्ट लंग मशीन है उसका कॉस्ट 1 करोड़ है, जो हम कंज्यूमेबल यूज करते हैं हर पेशेंट में उसका 30,000 है। एंड सबसे खराब बात यह है कि सारा इम्पोर्टेड है, तो जो भी हम खर्चते हैं वो सारा फॉरेन एक्सचेंज में गायब हो जाता है।
प्लस मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट की सेफ्टी प्रोफाइल कम हो जाती है। हमारे कई पेशेंट होते थे 25 साल पहले, हम कहते थे सॉरी आपका हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, और अनफॉर्चुनेटली कुछ की डेथ हो जाती थी। सो इसका फिर हमने शोध किया, रिसर्च किया कि कैसे हम हार्ट लंग मशीन के बगैर ऑपरेशन कर सकते हैं, और ये सबसे पहले हमने पब्लिश किया जनवरी 2000 में। दैट वाज द फर्स्ट पब्लिकेशन जिसमें 100 पेशेंट हमने कंसेक्यूटिव ऑपरेट किए और उन पे एंजियोग्राफी करके बताया कि ये सेफ प्रोसीजर है, इसके रिजल्ट्स कोई नॉर्मल ऑपरेशन से बेहतर ही हैं, खराब नहीं है। एंड दिस वाज एक्सेप्टेड। ये हमारे जो जर्नल है, मेडिकल जर्नल है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये दुनिया का सबसे पहला है। इससे पहले मेरे को प्रेजेंट करना पड़ा एक इंटरनेशनल जूरी के सामने, उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे मेरे से ये, और जब वो सेटिस्फाई हुए तब उन्होंने माना कि यस ये टेक्निक है। फिर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारा नाम आया है। सो हमें बहुत गर्व है कि ये टेक्निक भारतवर्ष में शुरुआत हुई। दिस इज कॉल्ड और मल्टी इसका, वेसल। इसका क्रेडिट आपको, इसका श्रेय आपको है जी, मल्टी वेसल बीटिंग हार्ट सर्जरी। अब इसमें और मॉडिफिकेशन आ गए हैं जी। यू नो एज पीपल यूज इट। तो एंड अब निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया किसी कास्ट भी कम हो गई, कॉस्ट 30,000 आम पेशेंट को इसका फायदा हुआ। मिनिमम 30,000 पहले की तुलना में 30,000 वो आम आदमी के बचने लग गए। डेफिनेटली। और ये एक सवाल ये साहब आता है कि इन दिनों जो लोग हैं उनको रक्त वाहिनियों संबंधी या हृदय संबंधी या जो सप्लाई करती हैं, हृदय तक खून पहुंचाने वाली जो नर्व्स हैं, नसें हैं, धमनियां हैं, उनको लेकर बहुत बीमारियां आ रही हैं, और ख़ासतौर पर नौजवानों में बहुत बीमारी है। अब नए लड़के जो हैं 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, उनको हार्ट अटैक्स आते हैं, कई बार वो चले भी जाते हैं, और कई बार तो ऐसी भी स्थिति बनती है कि स्टेडिंग डलवाने के बाद, स्टेंट डलवाने के बाद, एंजियोप्लास्टी कराने के बाद भी 8-10 दिन बाद फिर उनको अटैक आता है और वो चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये बहुत ही दुखद बात है। हमने देखा है पिछले 10 साल में ये बहुत बढ़ रही है। पहले जब मैं शुरू किया था, मैं स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था मैंने, और ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया मैंने, सिडनी में। तब हमारे प्रोफाइल पेशेंट की होती थी 55 ईयर्स, 60 साल, 65 साल। अब धीरे धीरे ये एज कम हो गई है। अभी हमने देखा भी होगा एक साउथ इंडिया के एक्टर की अभी रिसेंटली डेथ हुई फ्रॉम अ हार्ट अटैक। हमारे अपने उनका भी डेथ हुई, जो एक बहुत लोकप्रिय एक्टर थे, नाम नहीं मैं लेना चाहता हूँ पर सबको पता है उनका। एंड रीज़न हमने देखा है कि मोस्टली स्ट्रेस या तनाव। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक बैंक के बड़े यंग, बड़े फिट एग्जेक्टिव थे, उनका ऑपरेशन करना हुआ। तो तीनों नाड़ियाँ ब्लॉक थी उनकी, उनमें ना तो शुगर था ना फैमिली हिस्ट्री थी। तो ऑपरेशन के बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो यू नो यू आर अ फिट यंग मैन, आप फिट हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो आपको कैसे हो गया ये? तो उसने बताया, कहता सर हमें इतना तनाव है, आजकल हर जॉब में तनाव इज वन ऑफ द मेन रीजंस। वो एक्सरसाइज भी करते हैं, जिमिंग भी कर रहे हैं। जिस फिल्म स्टार का आप जिक्र कर रहे थे वो फिट भी थे, जिमिंग खूब करते थे, 2-2 घंटे की जिमिंग करते थे, कार्ब नहीं खाते थे, प्रोटीन डाइट लेते थे, डॉक्टरों की निर्देशन में उनकी सब होती थी, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ गया। सो ये पैथोफिजियोलॉजी जो हार्ट की है बीमारी की, ये चेंज हो रही है। और सिर्फ हार्ट नहीं है, हमारी धमनियाँ, हमारे पैर की नाड़ियाँ, हमारे ब्रेन की नाड़ियाँ, सबको ये ज़्यादा यंगर एज में पाई जा रही है आजकल। ये बहुत हमें चिंता का विषय है। सर जैसे कि मैंने कहा आपसे कि जो स्टेंडिंग हो जाता है, जिनको स्टेंट डल जाता है या एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तो उसके थोड़े दिनों बाद उनको फिर इस तरह की तकलीफ होती है और वो चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक बार स्टेंट डलने के बाद, एक बार एंजियोप्लास्टी होने के बाद आदमी कम से कम 10-15 साल तो रहना चाहिए। देखो ये बहुत सही बोले आप, और ये मोस्टली तभी होता है जब इंडिकेशन हमारा अप्रोप्रिएट नहीं होता। मतलब जो जिस केस में सर्जरी करनी चाहिए उसमें हम स्टेंटिंग अगर कर दें, जैसे कि शुगर वाले मरीज में स्टेंटिंग जनरली मेडिकल नॉलेज के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, स्पेशली अगर एक नाड़ी से ज़्यादा इन्वॉल्व है। इनमें अगर हम कर दें फॉर कोई कारणवश, तो उसमें ब्लॉकेज के चांसेस, रिपीट ब्लॉकेज के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में सर्जरी ही कितने ही हमारे ट्रायल हुए हैं जिसमें 1000 से ऊपर पेशेंट्स डिफरेंट सेंटर में, मतलब 10 सेंटर में मिला के 15,000 पेशेंट्स की सिंटेक्स ट्रायल हुई है, एक फेम ट्रायल हुई है, और सब में बताया है कि अगर तीनों नाड़ियां बंद हैं और मरीज को शुगर है तो उसमें सर्जरी के रिजल्ट्स आर मच बेटर, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं एज कम्पेयर टू स्टेंटिंग के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। सो ये हमारी भी फॉर सम रीज़न गलती कह लो, या पेशेंट नहीं मान रहा हो, या हमने समझाया नहीं हो ठीक से, ऐसे पेशेंट में स्टेंटिंग करेंगे तो ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
सर ये डायबिटिक का आप जिक्र कर रहे थे कि मधुमेह अगर हो तो स्टेंटिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या मधुमेह हो, डायबिटीज़ हो तो बाईपास करना चाहिए? बाईपास भी तो मधुमेह वाले के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये एक चैलेंज है हमारे सामने। इसको हम अपने आप को कार्डियक, शुरू में आपने बोला जो हम अपने आप को कार्डियक, मैं कार्डियक सर्जन नहीं बोलता हूँ, हम कार्डियक साइंटिस्ट हैं। और मैं डायरेक्टर हॉस्पिटल का नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ कार्डियक साइंसेज का। सो ये मैं करेक्शन थोड़ा सा कर रहा हूँ। सो कार्डियक साइंसेज है तो हमें ये नहीं होता कि हमें स्टेंट करना है कि सर्जरी करनी है, बट ये पाया गया है एंड इसके चैलेंज जो हमारे सामने हुआ उसमें कार्डियक सर्जन कामयाब हो गया है उस चैलेंज को ओवरकम करने के करके। कैसे पूछेंगे? इसमें हम आर्टीरियल ग्राफ्ट यूज करते हैं। एक तो होता है पैर की नाड़ी जिसको वीनस ग्राफ्ट कहते हैं, वो हमने देखा जैसे स्टेंट ब्लॉक होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें जब हम आर्टरी यूज करते हैं, जैसे कि हड्डी के पीछे की आर्टरी जिसको इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, ये ब्लॉकेज शुगर वाले पेशेंट में भी नहीं होता एंड इसकी 10 साल 15 साल 20 साल की ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं जिसमें ये ठीक चलता है। सो कार्डियक सर्जरी में समहाउ चैलेंज को ज़्यादा बेहतरीन हमने ओवरकम कर लिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेंट की ऐसी स्टेंट निकले जो कि शुगर में भी, शुगर वाले पेशेंट में ब्लॉक ना हो, पर अभी तक हमारे पास ऐसा स्टेंट नहीं आया है। सर मैंने कई बार फिल्म्स देखी मेडिकल साइंस से संबंधित, जिसमें बताया गया है कि एक बाउल में बर्फ़ है और उसमें हार्ट को रखा गया है। ये क्या होता है? इससे हार्ट कितना सुरक्षित रह पाता है? देखिए ये इसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ साइंस। जब शुरू हुई थी हार्ट सर्जरी तब बहुत करेक्ट था ये कि हाथ को हम ठंडा करते थे, अभी भी करते हैं किसी किसी पेशेंट में। सो बर्फ़, सलाइन की बोतल स्टेराइल जो होता है उसको हम फ्रिज में रख के बर्फ़ बनाते हैं और हार्ट को जैसे बताया ओपन हार्ट सर्जरी, ये बीटिंग हार्ट सर्जरी में नहीं होगा। ओपन हार्ट सर्जरी जैसे बैल बदलना है तो उसमें हम हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है और जितना हम हार्ट को ठंडा करेंगे उतना उसका डैमेज कम होगा। सिंपल प्रिंसिपल वही है फ्रिज का प्रिंसिपल कि किसी फ्रूट को हम फ्रिज में रखेंगे तो वो ज़्यादा चलेगा। सिमिलरली हार्ट को ठंडा करते हैं खून के ज़रिए प्लस ऊपर से बर्फ़ डालते हैं। सो उसके कारण हमारा जो सर्जरी अगर लंबी चल रही है तो वो भी सेफ्टी रहेगा। सो ये आपने ठीक नोट किया कि हम बर्फ़ यूज़ करते हैं कभी कभी। कोविड आप सबने देखा, हमने देखा, लगभग 2 साल हो गए हैं हम कोविड से जूझ रहे हैं और कोविड में बहुत सारे लोग जो हार्ट पेशेंट थे वो चले गए, क्या उनको अटैक आया, उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया, उनके लंग्स काम नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो इंदौर में डॉक्टर साहब बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति बनी कि उनको इलाज नहीं मिला और चले गए, क्योंकि अस्पताल सब कोविड मरीजों से भर्ती थे और अस्पताल उस समय कार्डियक पेशेंट को ले नहीं रहे थे। वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों को कोविड हुआ है या जिन लोगों ने को ये वायरस ने संक्रमित किया है, अब उनकी हार्ट की क्या स्थिति है, लॉन्ग टर्म में उनके हार्ट को क्या परेशानियां होंगी, वो कैसे बचें, क्या उनको सावधानियां रखना चाहिए, क्या उनको सतर्कता रखनी चाहिए? मैं थोड़ा सा 2-3 शब्द अपने साइंटिस्ट जो हैं हमारे कार्डियक, नॉन कार्डियक, सॉरी नॉट कार्डियक, जो नॉन कार्डियक फिजिशियंस हैं हमारे, पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे, उनकी मैं प्रेज करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम टाइम में उस बीमारी जो अभी तक थी नहीं, ये बीमारी तो थी नहीं, वो 2019 में ही पहली बार आई, तो उन्होंने उस बीमारी को जल्दी से जल्दी, उसका कारण क्या है, क्यों, शुरू में हमें था कि लंग्स खराब हो गए हैं वेंटिलेटर पर डाल दो, फिर पता चला जब और हमारे फिजिशियंस ने जांच करी कि लंग्स खराब नहीं हो रहे थे, बेसिकली जो खून है वो जम रहा था, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, उसके कारण ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा था। एंड फिर उसका इलाज भी हमने निकाल दिया फटाफट, इसको ओरल एंटीकोगुलेंट कहते हैं, हेपरिन कहते हैं, उससे हमारे मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ही कम आ गया है। सो दिस वाज लिटिल बिट ऑफ माय प्रेज फॉर माय फिजिशियन फ्रेंड्स, माय साइंटिस्ट फ्रेंड्स। आपने हार्ट का पूछा, डेफिनेटली हार्ट का अफेक्ट होता है। बेसिकली जो वायरस है वो इन्फ्लेमेशन करता है, उस इन्फ्लेमेशन से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वायरस को, बॉडी को लगता है कि कुछ फॉरेन बॉडी आ गई है, विच इज़ करेक्ट, और वो हाइपर रिएक्शन हो जाता है हमारा। वो हाइपर रिएक्शन से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन मतलब सोजिश आ जाएगी, और जो नाड़ी 2 मिलीमीटर की थी वो सोजिश, अंदर से सोजिश आएगी, सिकुड़ जाएगी, तो हार्ट अटैक हो जाते हैं। मायोकार्डाइटिस यानी कि इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हार्ट का भी हो जाता है, और ये पेशेंट चलो हम बचा लेते हैं, पर आगे जाके क्या होगा हमें नहीं मालूम। हम बहुत सतर्कता से इनको फॉलो अप कर रहे हैं कि इनके लॉन्ग टर्म सीक्वल क्या होंगे, इनको कोई हमें दवाई देनी चाहिए। सो ये अगेन, ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैक्सीन इतनी जल्दी बना ली, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद माई कोलीग्स, नॉन सर्जिकल कोलीग्स,
और इसका भी हम जरूर सर्जिकल लोग भी और नॉन सर्जिकल भी इस पे जरूर हम पता लगाएंगे कि क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, इफेक्ट हैं। कई पेशेंट हमारे बहुत ख़राब हुए हैं, हार्ट उनका जो पहले नॉर्मल था वो डैमेज हो गया है, और इसका क्या प्रिवेंट कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, और इसका इलाज क्या करना है। सो ये हम अभी दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस चल रही सर है। आप अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था कि आपने 20,000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज की हैं। क्या नवीन तकनीक है, न्यू इनोवेशंस क्या हैं, नवाचार क्या हैं हृदय रोग संबंधी उपचार में, और ये कैसे और सस्ता हो सकता है, कैसे और प्रभावी हो सकता है, कैसे और कारगर हो सकता है, इसके लिए आप क्या रिसर्च कर रहे हैं? इसके लिए बहुत सारे नए टेक्निक्स आ रहे हैं, नई दवाइयाँ आ रही हैं। एक टेक्निक है मिनिमली इन्वेजिव, मतलब छोटे कट से। सो इतने से कट से, रादर देन इतना बड़ा कट लगाने के, हम छोटा कट करके भी बाईपास, किसी हर एक में नहीं, और धीरे धीरे ये डेवलप हो रही है टेक्निक। सो दिस इज़ वन कि छोटे कट से ऑपरेशन होगा, उससे मरीज की रिकवरी जल्दी होगी। दूसरा है रोबोटिक सर्जरी, आपने सुना होगा, रोबोट यूज करते हैं उसमें, तो मतलब आप सुई उसके के ऑब्जर्वर भी रहे हैं कोलंबस यूनिवर्सिटी में रोबोटिक सर्जरी के। कोलंबस में भी और हैम्बर्ग में भी। एंड दैट इज अनदर टेक्निक, वो भी डेवलप हो रही है, अभी पूरी तरह नहीं आई है बट हो रही है। एंड अगेन मेरे को बहुत गर्व है कि हमारे जो भारतवर्ष के जो मेरे कोलीग्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, वो काफ़ी रैपिडली इस टेक्निक को और फाइन कर रहे हैं, इसका कॉस्ट नीचे ला रहे हैं। सो दिस इज टेक्नोलॉजी, सो द कॉस्ट इज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड धीरे धीरे जैसे ये पॉपुलर होएगी इसका कॉस्ट कम हो जाएगा। सर एक की होल सर्जरी होती है, अब वो उसमें जो इसमें हार्ट में एक जरा सा छेद करके उसको कर दिया था, उसका स्कैर पड़ जाता है, उसका निशान पड़ जाता है। महिलाएं उसको कराना नहीं चाहती क्योंकि उनको लगता है कि ये निशान पड़ जाएगा तो कभी वो डीप नेक ड्रेसेस वगैरह पहनेंगी, क्योंकि अभी बहुत माहौल ग्लैमर का है तो परेशानी आएगी। इसकी क्या भ्रांति, ये क्या वास्तव में ये बहुत कारगर है लेकिन हम निशान के कारण नहीं कराते और महिलाओं को घातक साबित होती है, या कोई बहुत बड़ा निशान नहीं पड़ता, क्या है ये सब? देखो ये मेंटल एटीट्यूड है हमारा, एंड चलो मैं अगर उनकी जगह होता शायद मेरा भी होता। सो इसको वी हैव टू टेक इट, इसको बहुत कंपैशनेटली, सहानुभूति से देखना है। इसका भी हमने चैलेंज था, इसका भी इलाज निकाला है कि हम छोटे कट से, जो ब्रेस्ट के नीचे कट होता है जो दिखेगा ही नहीं कभी, उससे भी ऑपरेशन कर लेते हैं। और इसका एक और एडवांस किया है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ओटी। हाइब्रिड मतलब दो चीज़ें मिला के। सो एक हम कैथ लैब जो होती है जहाँ एंजियोग्राफी होती है, सो कैथ लैब हम हमारे ऑपरेशन थिएटर में ले आए हैं। सो थोड़ा बड़ा कमरा है नॉर्मल से, उसमें कैथ लैब हमारी जैसे तीसरी आंख है, उससे हम देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। सो छोटे कट से, ब्रेस्ट के नीचे से छोटे कट से हम ऑपरेशन कर लेते हैं। पेशेंट को बहुत खुश है क्योंकि कॉस्मेटिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड दिस इज अगेन दिस इज वेरी वेल डेवलप्ड। वो जो की होल वाला यहाँ करते हैं तो वो अगर स्केयर आता दिखता है, वो स्केयर वेल थोड़ा नीचे होगा, स्कार तो होगा, देखो स्कार होगा, नीचे होगा, नॉर्मल कपड़ों में नहीं दिखेगा। एक बड़े मशहूर योग बाबा हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ये दावा करते हैं कि योग से, प्राणायाम से और दूसरी योगिक क्रियाओं से आपके को हार्ट की संबंधी बीमारी नहीं होगी, होगी तो ठीक हो जाएगी। अगर आपको हार्ट संबंधी को थोड़ी बहुत समस्या है तो दूर हो जाएगी, और अगर आपको कुछ ब्लॉकेज हैं तो वो भी सब दूर हो जाएंगे। तो क्या ये दावा, आप एक सर्जन भी हैं, एक वैज्ञानिक भी हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखो कोई भी मैंने देखा है दावा जो होता है, अगर एक्सट्रीम हो, अगर मैं कहूँ कि मेरे सारे पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होगा, क्योंकि कई मरीज होते हैं जिनकी बीमारी ज़्यादा होती है। सिमिलरली आई एम अ फॉलोअर ऑफ योगा। मैंने अपने हॉस्पिटल में 2 योगा आचार्य हमारे हैं, हर एक पेशेंट को हम योगा ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन से बाद जो कर सकता है उसको कराते हैं। मैं खुद योगा करता हूँ, हमारा स्टाफ भी योगा करता है। सो उसमें कुछ सच्चाई है, पर यह बोलना कि जी योगा से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई भी बीमारी नहीं होगी, रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स तभी होगी जब बीमारी शुरू हो रही है। सो अगर हम 15 साल से 10 साल से शुरू कर दें योगा और प्रॉपरली करें, नॉट कि वो आसान ही सिर्फ नहीं है, उसमें पूरी वे ऑफ लाइफ है, वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ है, कितनी सारी चीज़ें हैं उसमें, वो करें तो दैट आई एग्री, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। इनफैक्ट मैं उनके सेंटर पे गया हूँ, मैंने देखा है उनका काम जो कर रहे हैं। सो कुछ परसेंटेज सही है। इनफैक्ट मैंने एक शोध किया, एक रिसर्च किया कि अगर हार्ट के पेशेंट को हम योगा सिखाएं
बीमारी है, उसकी बीमारी वापस नहीं होने वाली, पर वो सिखा दें और ऑपरेशन के बाद भी कराएं तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, उसके फेफड़े जो हैं इन्फेक्शन कम हो जाता है। सो डेफिनेटली, एंड दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक टीचिंग। सो हम अपने हॉस्पिटल में भी होलिस्टिक टीचिंग करते हैं, होलिस्टिक हीलिंग करते हैं। सो बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्निक्स, प्लस भी जहाँ हो सके अपनी योग की प्रतिक्रिया भी हमारे हर पेशेंट को होता है। सो इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। कुछ सर ये जो बाईपास सर्जरी है या ओपन हार्ट सर्जरी है या रोबोटिक सर्जरी है, इसके बाद क्या कोई व्यक्ति अपना सामान्य जीवन, नॉर्मल लाइफ जी सकता है, या फिर उसको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाना है, या ज़िंदगी भर जो है कि एहतियात के साथ रहना है, सावधानियों के साथ रहना है, ये खाओ वो मत खाओ, डू दिस डू नॉट दिस, क्या होता है? देखो, इसमें है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चंडीगढ़ में मेरे एक पेशेंट हैं, जनरल साहब हैं, और वो आए, ये नहीं कहा उन्होंने कि मेरे को हार्ट अटैक हो जाता है, या कहते हैं मैं अपनी गोल्फ की गेम पूरी नहीं खेल पाता हूँ। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या चाहिए हमें? वो कहते हैं मेरा ऑपरेशन करो सो दैट मैं गोल्फ की गेम खेल सकूँ। सो आपका मेरा आंसर है कि यस, ऑपरेशन अगर सही टाइम पे किया जाए, सही तरीके से किया जाए, तो वो आदमी बेहतर, नॉर्मल से भी बेहतर हो सकता है। पर ये कहना कि ऑपरेशन के बाद भी जी मैं गुलाब जामुन भी खा लूँ और मैं ड्रिंक भी कर लूँ, स्मोक भी कर लूँ, वो बिल्कुल गलत है। एक मैं आपको छुपी हुई चीज़ बताता हूँ कि हम जब बाईपास करते हैं या स्टेंट डालते हैं, हम बीमारी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको बाईपास कर रहे हैं। जो दिल के, जो हमारी बॉडी में बीमारी है वो तो अभी भी है। सो अगर आपने रास्ता बदल दिया खून का, हाँ, कि यहाँ से नहीं यहाँ से जाओ, हाँ, तो वो 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। अगर हम स्मोकिंग करते रहे तो फिर वो फिर से बंद हो जाए। इनफैक्ट मैं बताता हूँ, मेरे एक गुरु ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर मार्क शैन है, वो वहाँ पेशेंट से पूछते थे कि बेटा अगर तूने स्मोकिंग बंद करेगा कि नहीं? अगर बोलता जी सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसका, अगर इलेक्टिव सर्जरी है तो कहते मैं नहीं करूंगा ये ऑपरेशन, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे ग्राफ्ट फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। सो इतना एक्सट्रीम भी वो थे कि अगर पेशेंट मर नहीं रहा, कुछ नहीं है, ठीक है, कहते पहले तू स्मोकिंग बंद कर, फिर मैं ऑपरेशन करूंगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो स्मोकिंग, यस, स्मोकिंग, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब ऑपरेशन के बाद भी करने हैं। 1-2 गोलियां जरूर, जैसे डिस्प्रिन की गोली है, वो आपको पूरी लाइफ चलेगी। डॉक्टर साहब आपने स्मोकिंग का जिक्र किया, डाइट का जिक्र किया, शराब का जिक्र किया। शराब पी लेना चाहिए कि नहीं पी लेना चाहिए? जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैं जब भी लेक्चर देता हूँ, और अभी तक मैं सच्ची बात बताता था कि हाँ जी, एक ड्रिंक आदमी के लिए, पटियाला पैग नहीं, नॉर्मल पैग, और या वाइन ले रहे हैं तो 2 ग्लास वाइन, लेडी के लिए 1 ग्लास वाइन। पर मुझे को अगले दिन जाके जो जिसको मैंने लेक्चर दिया था, उसकी बीवी का फोन आता था कि डॉक्टर साहब आपने तो इनको बोल दिया ड्रिंक करो, ये तो पिए जा रहे हैं। सो वो लोग उसको उल्टा ले लेते थे। हम ये नहीं कह रहे कि ड्रिंक से फायदा है, एक ड्रिंक लो तो उससे नुकसान नहीं है, पर यह मतलब नहीं कि अगर ड्रिंक नहीं करते हो तो शुरू कर दीजिए। सो मैं तो यही कहता हूँ कि ड्रिंक अगर नहीं कर रहे हैं तो ना शुरू करिए, अगर कर रहे हैं तो कम कर दीजिए, सिर्फ एक ड्रिंक लीजिए। यस, रेड वाइन इज द ओनली ड्रिंक विच हैज बीन शो, जो बताया गया है कि इससे हमारी बीमारी कम हो सकती है या हमारी सेहत दिल की अच्छी रहेगी। पर वो रेड वाइन, एक तो हमारा टेस्ट हमारे इंडियंस का है नहीं, मिलती है पर थोड़ी महंगी मिलती है। सो हमारा छोटा आंसर यह है कि ड्रिंक ना करिए, थोड़ी थोड़ी पिया करो। पंकज उदास साहब की गजल है, महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। डॉक्टर साहब आपने और क्या क्या ऐसी चीजें की जो पहली बार आपने की, दुनिया में पहली बार आपने की? ये हार्ट बीटिंग सर्जरी की तो बात हुई सही, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या आपने ऐसा किया? देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक हमने निकाली, और एक टेक्निक का बेसिकली ये नहीं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, या ये कई बार भगवान की देनी होती है। तो जैसे शुगर का बताया, शुगर हार्ट को असर करती है, ब्रेन को करती है, इवन पैर की नाड़ियों को, और ये पैर की नाड़ियों के कारण पैर काला पड़ सकता है, पैर काटना पड़ सकता है। इसका अभी तक जो इलाज है वो था कि हम एक वेन लगा देते हैं, बाईपास कर देते हैं, या फिर हम एक आर्टिफिशियल ट्यूब, प्लास्टिक की ट्यूब वो लगा देते हैं, पर ये बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है। सो इसका हमने एक खोज निकाली कि अगर हम हाथ की नाड़ी, अंगूठे के साइड की नाड़ी, यहाँ 2 आर्टरी होती हैं, 2 नाड़ियाँ होती हैं, एक नाड़ी निकाल दें टेस्टिंग के बाद, तो उसमें पेशेंट को कोई हाथ में प्रॉब्लम नहीं होता। सो वो नाड़ी हम यहाँ पैर में लगा देते हैं, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। ये भी टेक्निक जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में यूज हुई है, और उनके रिजल्ट, मेन कोई नई टेक्निक हो ना, उसका है कि दूसरे आदमी के हाथ पे भी
वो चल रही है कि नहीं ठीक। और ये बहुत खुशी की बात है, जिस सर्जन ने भी ट्राई करी, ट्रेंड सर्जन ने, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज अनदर आपके टेक्निक। बहुत सारे पेपर हैं, जी, 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल पेपर आपके प्रकाशित हुए हैं, उसमें कुछ चैप्टर्स आपके पढ़ाए जाते हैं। आपकी क्या नई रिसर्च क्या क्या रही है इनके अलावा? ये 2 रिसर्च तो आपने बताया, और क्या रिसर्च रहती है जो दुनिया में पढ़ी जाती है, सराही जाती है? देखो, रिसर्च कई बार कामयाब नहीं होती, और हो सकता है मेरी रिसर्च ना हो। जैसे मैं बताता हूँ, एक लेज़र सर्जरी होती थी हार्ट के लिए, दिल में हम लेज़र से छेद कर देते थे। सोचने के लिए बहुत अजूबा ही है। और थ्योरी थी कि वो छेद जो हैं वो अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मसल को पहुंचा देंगे। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था, उस हॉस्पिटल ने वो खरीदी थी मशीन। हमने काफ़ी केस किए इन गुड फेथ कि पेशेंट ठीक हो जाए, पर वो कामयाब नहीं रही। सो कई चीज़ें हैं जो हमें बड़ा सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ता है। एथिक्स कमेटी होती है हमारी, उसको परमिशन देनी पड़ती है। सो सारी रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होती। सो हमारा यह दायित्व है कि हम रिसर्च भी करें तो पूरी सेफ्टी के साथ करें। देखिए सर, भारत में मैं आपसे अगर बात करूँ, आप बहुत ही मशहूर नामी डॉक्टर हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जर्मनी में और इंडिया के बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में काम किया है, एस्कॉट में काम किया है, अभी आप IVY में काम कर रहे हैं और भी अस्पतालों में किया। लेकिन हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, आप सरकारी अस्पताल की देन है, MY की देन है आप, हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उस सब में ये सब क्यों नहीं हो पाता? सरकारी अस्पताल में सीखकर डॉक्टर बेदी अमेरिका में एक बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन वही काम देवास के जिला अस्पताल में क्यों नहीं हो पाता? इसका एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो बेसिकली हमारे डॉक्टर किसी से कम नहीं है। इवन मेडिकल कॉलेज के, मिलिट्री MY हॉस्पिटल के, सिविल हॉस्पिटल के। प्रॉब्लम सिर्फ है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सपोज एक रोबोटिक है, अगर रोबोट को गवर्नमेंट खरीद ही नहीं पाएगी तो फिर यूज़ क्या करेंगे? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में देखिए सारी फैसिलिटी है और वहाँ के रिजल्ट्स, सेम डॉक्टर है जो वहाँ पढ़ता है या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा है, वो डॉक्टर वहाँ जाके इंडिया में, भारतवर्ष में भी रिजल्ट्स दे रहा है, क्योंकि उसको सारी इक्विपमेंट मिल रही है। सो इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर, एंड हमारा जो पर कैपिटा या जो हेल्थ पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं आप? आम आदमी को तो वो अच्छी सुविधा नहीं मिल रही, आम आदमी को तो ना अच्छी पढ़ाई मिल रही, ना अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है। वो तो MY में आज भी धक्के खा रहा है। जिसके पास पैसा है उसका आप पूरा दिल बदल देने वाले हैं, क्योंकि उसके पास डॉक्टर बेदी हैं, लेकिन वो गरीब आदमी है, उसके पास डॉक्टर बेदी नहीं है। तो ये जो विडंबना है इस देश की, उसको किस तरह से देखते हैं? ये हम रोज देखते हैं। कई बारी हमें रोना आ जाता है। कई एक माँ आती है बच्चे को लेकर, नीला बच्चा जो होता है, हमें पता है कि इसका हम ऑपरेशन करेंगे, बच्चा की पूरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल खर्चा 2.5 लाख है, हम हॉस्पिटल से बात करते हैं, फीस नहीं लेते हैं, फिर भी 1 लाख का खर्चा बच जाता है। तो वो भी बेचारी माँ कहती है मैं ये भी नहीं दे सकती। तो इसको देख के लगता है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं। इनमें भी हम मदद करते हैं। कोई पुराने पेशेंट से हम डोनेशन ले लेते हैं, कुछ हमारी नर्सें हैं, हमारे डॉक्टर डोनेट कर देते हैं, पर हर एक पेशेंट में नहीं कर सकते। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इंक्रीज करे हमारा एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पे है। ये सारे चीज़ें इज़ अ राइट, और ये सब मरीजों के लिए फ्री होना चाहिए, चाहे कुछ भी कॉस्ट हो। जैसे कुछ बाहर के, हर एक में नहीं, कुछ बाहर की कंट्रीज में है, हेल्थ एंड एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ईच एंड एवरीवन। हर एक के लिए फ्री होना चाहिए, गवर्नमेंट फंडेड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। भारत के चिकित्सकों को आप किस तरह से देखते हैं? दुनिया में वो भारत के चिकित्सक जो दुनिया में बहुत नाम कमा रहे हैं, किसी भी देश में चले जाइए, नर्स और डॉक्टर के बारे में या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में कहा जाता है कि इंडियंस बेस्ट होते हैं। लेकिन वही डॉक्टरों के साथ जो है, वो जब डॉक्टर्स भारत में काम करते हैं, ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, तो उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ झगड़े होते हैं। कोविड के बाद से तो डॉक्टरों का, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टरों के सम्मान में कमी आई है और लोग ज़्यादा मारपीट करने लग गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी हमारा थोड़ा मानसिकता पे है। हम, मेरे दोस्त हैं UK में, वहाँ वो बताते हैं कि NHS सिस्टम है, वहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम है, कि जो पेशेंट आता है वो अगर उसको वेट भी करना है 6 घंटे 8 घंटे इमरजेंसी में, तो वो चुपचाप वेट करता है कि उसको पता है कि डॉक्टर काम कर रहा है, मेरे को देखेगा। यहाँ पे हम 5 मिनट लेट हो जाएं तो वो माफ़ करना, मीडिया वाले भी कई बार आ जाते हैं एंड पेशेंट भी नाराज़ हो जाते हैं।
सो ये हमें कई बार तो बिल का झगड़ा होता है और हम मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। सो ये हमारा मानसिकता भी है, थोड़ा सच्चाई भी है कि हमारा सिंपल चीज जैसे ड्रिप सेट है। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम किया है, मैंने पीजीआई में भी काम किया है चंडीगढ़, जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, पर वहाँ भी कई बार हम पेशेंट को लिख के देते थे कि ड्रिप सेट लेके आ जा भाई, ये तो गलत है। सो वो फिर जिसके पास नहीं होगा वो नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा होती है। तो थोड़ा ये इसमें हमें सबको काफ़ी इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। आपके पिताजी जो मिलिट्री से संबंध रखते थे, मेजर थे मिलिट्री में, और मुझे पता है कि उन्होंने 1971 का जो पाकिस्तान के खिलाफ वार था जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत वीरता से वो लड़े। और जब ढाका में सबसे पहले जो ट्रूप उतरी थी उस ट्रूप को वो लीड कर रहे थे जिसने गवर्नर हाउस को घेरा था। तो एक फौजी के परिवार में पैदा होने के बाद आपने मिलिट्री के बजाय डॉक्टरी को क्यों चुना? जी, मेरे को शुरू से ही, मैं अपनी बचपन की बात सुनाता हूँ कि हम एक बार जा रहे थे पहाड़ों पे और हमारा बहुत संगीन एक्सीडेंट हो गया, बच गए सारे, पूरी फैमिली। और मेरे को यहाँ अगर देखें आप तो कट लगा हुआ है। सो मैं इमीडिएटली मिलिट्री हॉस्पिटल में, डैडी थे तो मिलिट्री हॉस्पिटल में गए, वहाँ स्टिच लगे और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ जो वहाँ का मिलिट्री का डॉक्टर था। डॉक्टरी से इम्प्रेस हुआ कि देखो ये मैं इतना दर्द में हूँ, पूरा मेरा खून पूरा खून हो गया था कि कैसे इसने मेरा पूरा दिखता भी नहीं, थोड़ा सा दिखता है। सो उससे मेरे को हुआ कि नहीं, मैंने मैं करीब 12 साल का था। माशाल्लाह आपकी हाइट वाइट बहुत अच्छी, आप फौज में जा सकते थे। हाँ, तो अगर बाई चांस डॉक्टर नहीं बनता तो डेफिनेटली फौज में जाता 100%। और मेरे पिताजी का मैं बताता हूँ, वो जो उन्होंने बटालियन लीड करी थी वो थी पैराट्रूपर्स की जी। मतलब वो हवाई जहाज से ढाका में एनिमी लाइन के पीछे उनको पैराट्रूप किया। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि द इंडिया वन इट सो इजीली विद मिनिमल इंडियन सोल्जर्स के कम से कम खराब होने से। एंड दैट आल्सो इज अ बिग अचीवमेंट। बहुत धन्यवाद डॉक्टर एच.एस. बेदी आपका। आप मोहाली से आए और आपने डिजाइनर न्यूज़ के दर्शकों से बातचीत की। आप सुन रहे थे भारत की बहुत ही विलक्षण प्रतिभा वाले डॉक्टर एच.एस. बेदी साहब को, जिन्होंने हृदय रोग से संबंधित तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की है, तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। और उन्होंने ये भी, इस बात के लिए भी वो जाने जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम दुनिया में पहली बार किए हैं जो बाद में पूरी विश्व की चिकित्सक बरादरी ने उस तकनीक को अपनाया है और वो काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी डॉक्टर एच.एस. बेदी इसी तरह की इनोवेशंस करते रहेंगे, नवाचार करते रहेंगे, रोगियों के हित में, रोगियों के कल्याण में, रोगियों के फायदे के लिए वो नई नई शोध, नई नई रिसर्च, नई नई खोज करेंगे और मानवता को लाभ पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।